बारिश इस साल कम हुई है, कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं। नतीजा इस साल दाल की पैदावार पिछले 6 साल में सबसे कम होने जा रही है। सरसों रिकॉर्ड स्तर पर है, खाने के तेल भी महंगे होते जा रहे हैं। चीनी भी अब फीकी पड़ने लग गई है, वहां पर भी आपको एक्चुअली तेजी दिखाई दे रही है। मसालों में गर्मी बढ़ गई है, पूरा कमोडिटी बाजार इस समय तेजी की राह पर है। पिछले 1 महीने में ही कई जरूरी कमोडिटीज के दाम 20% तक उछले हैं। तो क्या ये अलर्ट है आगे महंगाई भड़कने का? यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, पहला सवाल आपसे, अगर हम दाल के दाम देखें तो एकदम रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इनफैक्ट लोगों के घर में दाल बनना बंद हो जाए ऐसी हालत हो रही है। कई कई जगह तुअर दाल तो 200 रुपए प्रति किलो मिल रही है, लेकिन इंपोर्ट भी तेजी से हो रहा है। क्या महंगाई आपको लगता है और बढ़ेगी? मैं समझता हूं महंगाई बढ़ने का संभावना है जब तक ये जो स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में उस पे सरकार काबू नहीं पाती है। तो उससे काबू पाना, इसमें रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो और भी आगे जाकर के तेजी बढ़ सकता है। एक कारण तो ज़रूर है, हमारा देश में शॉर्टेज है। पिछले खरीफ फसल और रबी फसल दोनों में जरा सा कमी आई है उत्पादन में, मगर इंपोर्ट भी जारी है। हमारा काफ़ी अच्छा एक इंपोर्ट हो रहा है, हर महीने 3.5-4 लाख टन का इंपोर्ट हो रहा है दलहन का, और खास करके येलो पी जो है, जो चना का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, उसका बहुत अच्छा बढ़िया इंपोर्ट हो रहा है, कम से कम 2 लाख टन हर महीने। तो अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, लोगों को माल तो मिल रहा है, मगर भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सट्टाबाजी चल रहा है इस मार्केट में, उस पे रोक लगाना ज़रूरी है। सट्टेबाजी का एक जरूर एंगल है, लेकिन बीरेन आपसे समझना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है? क्या वाकई स्थिति इतनी खराब है कि एकाएक दाल के साथ खाने के तेल, तिलहन और चीनी सभी तेजी से चढ़ने लग गए हैं? बेसिकली मैं समझता हूं कि कमोडिटी मार्केट्स में टूरिस्ट मनी, मतलब पैरा बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, ये जो फंड्स आ रहा है, जो हाई अल्फा फंड्स है, जिसको हाई रिटर्न चाहिए और उसकी रिस्क कैपिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो एक तो शॉर्टेज है ऑलरेडी। चेन्नई में हम स्केर्सिटी में है, मस्टर्ड में हम स्केर्सिटी में है, और स्पेशली सोयाबीन में अभी जो क्रॉप टूर के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो फसल को ठीक नुकसान है, प्रोबेबली 35-40% यील्ड लॉस के रिपोर्ट्स है। इवन इफ हम आउट प्राइस है ग्लोबल मार्केट की तुलना में, तो कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशंस और सेंटिमेंट खास करके ये शायद मार्केट को एक फैंसी में ले गया है। यहाँ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की जरूरत अभी नहीं तो भी आगे पड़ेगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ। लेकिन चंद्रशेखर जी और बीरेन, आपसे एक सवाल है कि स्पेकुलेटर्स भी जो डाउन लगाते हैं, अगर स्पेकुलेशन हो भी रहा है तो वो भी कोई फैक्टर तो देखते होंगे, उनको भी ये लगता होगा कि आगे कीमतें तेजी दिखाएंगी और शायद इसीलिए वो दाव लगा रहे हैं। या फिर इस वक्त जो ओवर हीटेड एनवायरनमेंट है, चंद्रशेखर जी आपको क्या लगता है, क्या ओवर हीटेड एनवायरनमेंट में पहुंच चुके हैं हम कमोडिटीज, स्पेशली एग्री कमोडिटीज के बारे में? एग्री कमोडिटी हम ओवर हीटेड सिचुएशन के ओर जा रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ हैंड हमें इसके ऊपर काबू पाना है। एक चीज है। दूसरा है, मेरा दोस्त बीरेन वकील ने एक शब्द वापरा, टूरिस्ट मनी। आई जस्ट लव दैट एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। देयर इज टू मच ऑफ इजी मनी दैट इज फ्लोइंग इनटू दिस मार्केट, उसके ऊपर काबू पाना जरूरी है। और मैं समझता हूं जो एक्सचेंज चलाते हैं उनका बहुत बड़ा एक सामाजिक या सामूहिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है टू ट्रैक प्राइजेस। और जो सरकार कोशिश कर रही है, रिजर्व बैंक कोशिश कर रहा है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं महंगाई के ऊपर काबू पाना, टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
तो इस मार्केट के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का जो रास्ता मार्ग मिल रहा है उसके ऊपर रोक लगाना काफी जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि जो चेक्स एंड बैलेंस बीरेन ने बताया उसको अभी ही लागू करना बहुत जरूरी है। शायद मैं समझता हूं वो अनिवार्य हो गया है। इट हैज टू बी इम्पोज्ड, कंट्रोल्स हैव टू बी इम्पोज्ड। हाँ जी, ओके, तो कंट्रोल तक करने की बात यहाँ पर चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, लेकिन बीरेन अगर आपसे समझें, क्या ये आर्ग्यूमेंट कि सूखा पड़ा है इस साल और ये पिछले साल भी जब ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद दूसरा ऐसा साल है जब काफी ज्यादा कम बारिश हुई है, ज्यादातर पैदावार वाले इलाकों में सूखा पड़ा है, यूपी बिहार जैसे एरियाज जहां पे काफी अच्छा एग्री प्रोड्यूस होता है उन पर दबाव आया है, तो क्या हम ये लॉजिक पेश कर सकते हैं कीमतों में इतनी बढ़त का, या फिर लगता है कि इस वक्त जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत है? मैं गलत तो नहीं मान रहा हूं, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि टू मच मनी सिस्टम में, सरप्लस लिक्विडिटी, फाइनेंशियल लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। तो सिंपल इन्फ्लेशन की जो लैंग्वेज है कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो ऐसा है कि हमारे पास इन्वेंट्री कुछ कुछ कम है। और मैंने पर्सनल जो क्रॉप सर्वे किया अभी गुजरात राजस्थान में, तो टेम्परेचर बेहद खराब है, मतलब जो होना चाहिए 5-7 डिग्री एबव नॉर्मल है, और ये टेम्परेचर क्रॉप के लिए काफी घातक विघातक साबित हो रही है। कॉटन में यील्ड लॉस है, सोयाबीन में भी यील्ड लॉस है। और ऐसा ही टेम्परेचर रहा तो मस्टर्ड की बुआई पे भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जर्मिनेशन के समय ही ऐसी गर्मी होती है तो दाना जल जाता है। टेम्परेचर अगर कम होए, अगर नहीं कम होता है जी, अगर नहीं कम होता है तो काफी सीरियस वेदर रिस्क है। ओके, तो इस वक्त अभी जो अगली बुआई है उसके बारे में भी बीरेन एक बार क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। तो चंद्रशेखर जी, क्या स्थिति में आप ये मान रहे हैं कि महंगाई वापस से एक बार काफी तेजी से जोर पकड़ सकती है, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन? जैसे कि मैंने बताया, अभी काबू पाना बहुत जरूरी है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अब जो खरीफ के फसल का हार्वेस्ट का मौसम चल रहा है, और अक्टूबर 15 तारीख का बाद जो प्लांटिंग फॉर रबी शुरू हो जाएगा, नवंबर में, द होल ऑफ नवंबर में तो प्लांटिंग होगा रबी में। तो वी हैव टू वेट। अभी समझिए नवंबर महीने में कुछ बारिश आ गया उत्तर भारत में खास करके, और विंटर रेन्स तो होता ही है हमारा देश में, तो शायद रबी फसल के लिए जरा सा राहत मिल सकता है, मगर इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। अब हम कोई इसका प्रेडिक्शन दे नहीं पाएंगे, मगर आज का हालत ऐसा है कि सब सॉइल मॉइस्चर जो कहा जाता है काफी कम है, और रबी का बुआई के लिए ज्यादा जो नमी चाहिए जो मिट्टी में वो बहुत कम है, तो उसके वजह से रबी बुआई में भी कुछ कमी आ सकती है। देयर कैन बी अ स्लो डाउन अनलेस नवंबर महीने में कुछ बारिश हो। हाँ जी, एक सवाल बीरेन आपसे करूंगी, और यही सवाल चंद्रशेखर से भी होगा। बीरेन जी, सरकार ने कहा कि दालें इंपोर्ट करें, वो इंपोर्ट हो भी रहा है, लेकिन फिर भी कीमतें काबू में नहीं आ रही, ऐसा क्यों, और इस वक्त सरकार को करना क्या चाहिए? बेसिकली डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है, और सरकार इसमें क्या कर सकती है। लेकिन मैंने जो चेक बैलेंसेस कहा, तो एक्सचेंजेस या रेगुलेटर्स के साइड से प्रॉपर मार्जिनिंग, पोजीशन लिमिट्स पे प्रॉपर कंट्रोल, और प्रीएम्प्टिव टूल्स के अगर कहीं कंसंट्रेशन हो रहा है पोजीशंस का, या तो कहीं लॉन्ग ओनली काम हो रहा है, तो ढेर सारे ऑप्शंस और टूल्स अवेलेबल है, तो वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशंस को अवॉइड किया जा सकता है। बट बाय एंड लार्ज जब सप्लाई डिमांड में ही इम्बैलेंस होगा, तो नेचुरली इसमें कोई वो मैजिक जादुई छड़ी नहीं है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, क्योंकि माल का प्रॉब्लम तो माल से ही सोल्व हो सकता है। ओके, आप बने रहिए हमारे साथ। लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, समझेंगे कितनी भड़क सकती है महंगाई।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भड़के की महंगाई और हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे समझना चाह रही थी कि इस वक्त किया क्या जा सकता है। क्या वीरेन कह रहे हैं डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है, डेफिनेटली इस बार बारिश कम हुई है जिसकी वजह से एक कंसर्न जरूर है, लेकिन करना क्या चाहिए इस वक्त? आप कह रहे थे कि एक्सचेंजेस की एक बड़ी भूमिका है, तो क्या कर सकते हैं इस वक्त एक्सचेंज? एक चीज तो हमें समझना चाहिए अच्छी तरह कि स्पेकुलेटिव कैपिटल के वजह से डिमांड सप्लाई में कोई फर्क नहीं आता। देयर इज अ डेफिसिट सिचुएशन, वो तो हमें दिख रहा है काफी, मगर जब एक डेफिसिट सिचुएशन है तो महंगाई यानी भाव बढ़ता है, उसके ऊपर आप स्पेकुलेटिव कैपिटल भी ज्यादा लाओगे तो इट हैज एन एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस। ये हमें समझना चाहिए कि स्पेकुलेशन बाय इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट शॉर्टेज, मगर जब शॉर्टेज सिचुएशन है वहां स्पेकुलेशन होता है तो इट हैज एन एग्जैजरेटेड और मल्टीपल इफेक्ट ऑन प्राइसेस। वही हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्पेकुलेटिव कैपिटल है उसे कम करने का जो भी प्रयास करना चाहिए उसे रेगुलेटर को और सरकार को करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जो सोयाबीन के जो भाव बढ़ रहे हैं, विश्व बाजार में सोयाबीन का सरप्लस है। हमारा देश का जो एडिबल ऑयल और ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स विश्व बाजार से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आवर मार्केट इज इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल मार्केट, वहां से प्राइस क्यूज हमें मिल रहा है। फिर भी उसके बावजूद भी जब विश्व बाजार में भाव बढ़ नहीं रहा है, हमारा मार्केट में भाव बढ़ रहा है। और ये जो सोयाबीन रॉ मटेरियल का भाव जो बढ़ रहा है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एंड प्रोडक्ट प्राइस, यानी कि मील एंड ऑयल प्राइसेस। तो इसका मतलब साफ है कि सोयाबीन में स्पेकुलेशन चल रहा है, तो उसके ऊपर कैसे काबू पाना वो तो रेगुलेटर का जिम्मेदारी है। व्हाटएवर मार्जिन बढ़ाना या पोजीशन लिमिट काटना, जो भी करना है, दे नीड टू टेक एक्शन। और ये नहीं हुआ तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय जो महंगाई के बारे में काफी चिंतित है, तो दे विल हैव टू टेक सम एक्शन ऑन दीज मार्केट्स। मगर देयर इज नो मैजिक वॉन्ड, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ओवरनाइट कोई सुधार आ सके इस मार्केट में, क्योंकि शॉर्टेज है। वीरेन, आपसे समझना चाहेंगे, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या लगता है इस त्योहारी सीजन में क्या कीमतें ज्यादा ही देखने को मिलेंगी? क्या वहां जो डिमांड आएगी वो और फ्यूल करेगी महंगाई को? अगर हमको 10-15 दिन में विंटर रेंज या फैगेंड रेंज मिल जाए तो ये सेंटीमेंट कूल डाउन हो जाएगा। जैसे चंद्रशेखर जी साहब ने बताया कि वो बात बिल्कुल सही है कि ग्लोबल मार्केट्स आर फुल ऑफ इन्वेंट्री। एग्री मार्केट्स में बहुत सा स्टॉक है, रेप ऑयल का, सोयाबीन, डिगम, सॉफ्ट ऑयल का, पाम ऑयल का भी, तो और इंपोर्ट भी काफी आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो हम ये जो रन मैड रश देख रहे हैं वो जस्ट सेंटीमेंट है। पिछले 10 दिन में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया कि सोयाबीन के भाव 3000 से 4000 तक हो जाए। बट ये टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये फैंसी सेंटीमेंट से, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो फैंसी और फंडामेंटल के बीच होती है, तो उसमें फैंसी का प्रथम हाशिया फैंसी का होता है और आखिरी हाशिया फंडामेंटल का होता है। वीरेन, लेकिन एक सवाल इस वक्त चंद्रशेखर जी आपसे लेना चाहूंगी। इंडस्ट्री की दलील ये थी कि ड्यूटी बढ़ाने का कीमतों पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम खाने के तेलों की बात करें तो 15% कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, जबकि अगर आप देखें तो रुपया कमजोर हुआ है। तो ऐसे में क्या समझें हम, इस वक्त क्या चल रहा है खाने के तेलों को लेकर? बात ये मुझे ऐसा बताइए। चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी। आपसे सवाल मेरा ये था कि खाने के तेलों पर इंडस्ट्री ने दलील दी थी कि अगर ड्यूटी बढ़ती है तो कोई कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 15% कीमतें बढ़ चुकी हैं और जबकि रुपया कमजोर हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है चल क्या रहा है?
हाँ, वैसे मार्केट में इन्वेंट्री बिल्डअप काफी बन रहा है और अभी फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन की वजह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने तो जरूर डिमांड बढ़ता है, मैनीफोल्ड ज्यादा इंक्रीज होता है। मगर अक्टूबर का बाद, दिवाली का बाद जब फेस्टिवल डिमांड कम होगा तो मैं समझता हूँ जरा सा असर मार्केट का भाव के ऊपर आ सकता है। और दूसरा है विंटर रेन्स। विंटर रेन्स नहीं आया तो रबी के बुवाई के ऊपर कुछ असर हो सकता है उसका, तो दैट विल ऑल्सो प्ले अ रोल। तो अब 2 या 3 चीज आर प्लेइंग टुगेदर, जो कॉम्बिनेशन में चल रहा है। वन इज अ लोअर खरीफ क्रॉप, दूसरा है लैक ऑफ सब सॉइल मॉइस्चर, और तीसरा है वीक रूपी और फेस्टिवल डिमांड। ये सबका एक कॉम्बिनेशन में चल रहा है और आगे जाकर के हमें देखना है कि फेस्टिवल डिमांड जब खत्म होगा और शायद बारिश होगा अक्टूबर महीने में, एंड अक्टूबर अर्ली नवंबर, तो शायद सेंटिमेंट थोड़ा कम हो सकता है, कूल हो सकता है। मगर अगेन इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। जी, बारिश कम होगी, आईएमडी ने पहले से ही आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद क्या महंगाई में जो तेजी आई है उसके लिए सरकार की पॉलिसी भी जिम्मेदार है? समझेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भड़के की महंगाई, और हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के वीरेन वकील और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर हैं। बारिश कम होगी, आईएमडी ने पहले से ही आगाह कर दिया था। इसके बावजूद चाहे खाने के तेल हो पर इंपोर्ट ड्यूटी हो या फिर दालों के इंपोर्ट का फैसला, सरकार ने कदम जरूर उठाए, लेकिन सवाल ये है कि महंगाई फिर भी काबू में नहीं आ रही है, सारी कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या सरकार ने फैसला लेने में देरी की है? चंद्रशेखर जी, आपका क्या व्यू है? नहीं, सरकार ने जो कदम उठाई है ऑफ इंपोर्ट, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका जो इंपोर्ट वॉल्यूम है काफी कम है, 5000 टन अरहर। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो सरकार को ज्यादा इंपोर्ट करने का बंदोबस्त करना चाहिए था पहले ही, ये तो एक है। मगर जब महंगाई बढ़ती है, खास करके खाद्य चीजों की महंगाई बढ़ती है, गरीब लोगों का ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो गरीब लोगों को राहत दिलाने के लिए जरूर मैं समझता हूं दाल और खाद्य तेल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनको सप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट प्रोक्योर एडिबल ऑयल एंड पल्सेस और सप्लाई थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उससे जरूर आम आदमी को, खास करके गरीब लोगों को राहत मिलेगा। तीसरा मेरा सुझाव होगा कि सरकार से एक वेरी खास और ठोस संकेत रेगुलेटर को और कमोडिटी एक्सचेंजेस को जाना चाहिए कि रेगुलेटर और एक्सचेंजेस प्रोएक्टिवली मार्केट को ट्रैक करना चाहिए, और जहां भी कहीं भी संकेत मिलता है कि भाव काबू के बाहर जा रहे हैं, दे नीड टू टेक एक्शन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनिंग या पोजीशन लिमिट या जो भी रेगुलेटरी उनका पास टूल्स जो है, एक्शन उनको लेना पड़ेगा। मगर ये हो नहीं रहा है या काफी धीरे से हो रहा है। तो दे हैव टू बी प्रोएक्टिव। वीरेन, आपका क्या व्यू है? आप भी कह रहे थे कि एक्सचेंजेस का भागीदारी इस प्रोसेस में बढ़नी चाहिए, और दूसरा सवाल ये भी है, पल्सेस का जो इंपोर्ट है उसको सरकार ने मंजूरी जरूर दी, लेकिन स्टेट्स की तरफ से रिस्पांस बहुत फीका आया है, जिसकी वजह से शायद सरकार ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रही। आपका क्या व्यू है? इसमें ड्यूअल मैंडेट हो सकता है। गवर्नमेंट की ओर से खुद का एक फूड सिक्योरिटी के हिसाब से खुद का एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए अलग अलग एग्री मार्केट्स के। और फ्यूचर्स या एक्सचेंज की बात करें तो अमेरिकी मॉडल इज द बेस्ट। एक साथ आप 20 और 25 फ्यूचर्स खोल दो, कहीं भी गैप ना रखो। अगर 2 साल के फ्यूचर्स अवेलेबल होंगे तो बुल्स प्राइस को रीग नहीं कर पाएंगे और बेयर लोग प्राइसेस को हैमर डाउन नहीं कर पाएंगे। ओके, वीरेन और चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस समय हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश। हम लेंगे आपसे यहीं पर इजाजत, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।